Hello everyone, good afternoon. My name is Jendra Vardens. I am from Pune, Maharashtra. I am UPSC mentor and tutor since last 5 to 6 years, actively teaching subjects like art and culture, Indian society, often sociology, and some parts of the ethics, as well as uh, JS1's topic, history. Okay, so let's study a small topic from the art and culture today. Okay, and the very important topic is the Sanskrit literature, that is classical Sanskrit literature. Okay, so let me share the presentation. Okay, so let's start a small topic, classical Sanskrit literature, and particularly in this topic, we are going to study the literature of the Kalidasa. Okay, first of all, try to understand the difference between classical Sanskrit literature and Vedic literature. See, the Sanskrit language and its grammar, which is used in the Vedic texts like Rig Veda and other books associated with the Rig Veda, it's very old, okay, and very difficult to understand or to comprehend in nowadays. Even in that days also, particularly felt the need felt by the Panini to construct a new grammar of the changing nature of the Sanskrit. So Panini wrote the Ashtadhyayi to clear the doubts regarding the Sanskrit, and he also avoid the possible changes uh, which were brought by the other communities of the subcontinent into the Sanskrit. Okay, तो जो भी हो, पाणिनि ने क्या किया, अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत का ग्रामर बनाया और वहां से आगे जो भी लिटरेचर हुआ, जो भी संस्कृत में हैपनिंग्स हुई, वो सारी की सारी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर डिपेंड है। और जो भी संस्कृत पाणिनि के अष्टाध्यायी इस ग्रामर के बुक के पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। और उसके पहले जो वेदों में संस्कृत था, ठीक है, जो कि हमें पता है कि जब इंडो आर्यंस इंडिया में आए, तो थोड़ा बहुत इंडो आर्यन लैंग्वेज का जो टोन था उनका, या फिर जो वर्ड्स थे, वो आपको ऋग्वेद में दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि पाणिनि से बिल्कुल अलग है, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से बिल्कुल अलग है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर और वैदिक संस्कृत लिटरेचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर दो तरह का है, एक सेक्युलर है और एक नॉन सेक्युलर है। देखो, सेकुलर में अगर देखा जाए तो पाणिनि का खुद का ग्रंथ अष्टाध्यायी है, उससे ये स्टार्ट होता है। बहुत सारे अदर ड्रामेटिस्ट, पोएट उस समय में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उसमें थे। कालिदासा तो हमें पता ही है, उसके बाद भारवी थे, भारवी के बाद माघा थे, और उसके लेटर भी, उसके बाद भी संस्कृत परंपराएं आती रही, ठीक है। उसमें बहुभूति थे, उसके बाद उससे पहले हमें पता है शूद्रक भी थे, जिसका मृच्छकटिकम नाटक फेमस है। वो एक एक नाटककार और उनकी कृतियां जो है हम बाद में देख लेंगे। पहले आज हम फोकस कर लेंगे कालिदास पर, ठीक है। तो कालिदास जो थे, कवि कालिदास, उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कालिदास का जो पीरियड था वो एग्जैक्टली कौन सा था, उस पर विद्वानों में मतभेद है। लेकिन आज जाकर बहुत सी रिसर्च के बाद कालिदास का जो पीरियड है वो 4th and 5th सेंचुरी माना जाता है, जो कि कंटेम्परेरी टू द दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। एंड उनकी बेटी जो थी प्रभावती देवी गुप्ता, ठीक है, जिनकी शादी वाकाटक राजा के साथ हुई थी, उनका जो पीरियड है 4th और 5th सेंचुरी का, वो कालिदास का अब पीरियड माना जाता है, ठीक है। और उस पर बहुत सारे विद्वान एग्री है, ठीक है। और कालिदास ने जो रचनाएं की, वो रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन रचनाओं की तरफ मैं सीधा आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। रादर देन बाकी का जो साहित्यिक थे उनके लिटरेचर हम बाद में देख लेंगे, पहले कालिदास को, ठीक है, उनकी रचनाएं देखते हैं। ये देखो कि बाणभट्ट जो जो थे, जिन्होंने हर्षचरितमानस लिखा था, राजा हर्षा का, जो कि ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कालिदास की क्या की है, स्तुति की है। उनको अपना वर्क जो है, वो उन्होंने कहा है कि आई एम इंडेप्टेड टू द लीजेंड कालिदासा, ठीक है। अब देखते हैं कालिदासा की जो शुरुआत होती है, ठीक है, उससे सीधा हम शुरुआत करते हैं कि कालिदासा का पीरियड, ठीक है। जबकि हम हमें हमें पता है कि कालिदासा, हमको माना जाता है कि ही वाज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, बिलोंग टू
fourth and fifth century, and particularly the court of the Chandragupta Maurya II and his daughter Prabhavati Devi Gupta. Okay, he also connected with the Vakataka rulers also. देखो कालिदास जो है उनका जन्म जो हुआ वो आजकल का जो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जो विदर्भ रीजन है, जो नागपुर का रीजन है, उस एरिया के कालिदास माने जाते हैं, ठीक है। और उनके नाटक में, उनके पोएम्स में जो भी रीजन आता है जिसका वो वर्णन करते हैं, वो प्रदेश जो है वो भी विदर्भा का ही प्रदेश है। जैसे कि रामटेक जो प्रदेश है, उनके एक नाटक में या फिर पोएम में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अभी देखो इसी के ही चलते एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2020 में, अभी जो यूपीएससी भी, ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर, उसमें एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्रोनोलॉजिकल, अगर आपको पता है कि किस किंग की क्रोनोलॉजी क्या थी, या फिर बाकी के जो कलाकार जैसे कि आर्टिस्ट रहे, पाणिनि या फिर अमर सिन्हा, कालिदासा, भवभूति, माघ, भाषा, उनका अगर आपको कार्यक्रम पता है, ठीक है, कार्यकाल पता है, क्रोनोलॉजी पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। जैसे कि स्टेटमेंट 1, देखो कि क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स और लिटरेट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट ये था कि पाणिनि इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंगा। नो, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज पाणिनि ऑफ द पर्सन, अगर आपको पता है कि पाणिनि बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, वो 4th and 3rd सेंचुरी में हुए थे, ठीक है। और जो पुष्यमित्र शुंग थे वो उनके साथ 200-300 साल बाद हुए। तो पहला स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अमर सिन्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धन। तो अमर सिन्हा जो थे, अमर सिन्हा एक्चुअली ही वाज द कंटेम्पररी टू द कालिदासा, and he was also associated with the Chandragupta Maurya too. Okay, so he was the 4th and 5th century literary laureates थे। अब देखो हर्षवर्धन आदि थे वो 6th और 7th सेंचुरी में हुए थे, उनके बाद 200-300-400 साल बाद। तो ये पेयर भी अनकरेक्ट है, ठीक है। अगर ऑप्शन में से आप इनको निकाल लेते हैं, देखो कि सेकंड को, तो खाली एक ही ऑप्शन बचता है सी, और सी वैसे भी करेक्ट है, कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू, जो कि चंद्रगुप्ता सेकंड जो थे वो सीई कॉमन एरा, या फिर एडी भी कह सकते हैं उसको, जो कि 375 यानी तो 4th सेंचुरी का लैटर हाफ, ठीक है, एंड 5th सेंचुरी में ये चंद्रगुप्ता टू नाम का राजा हुआ था, हमें पता है। और उनकी बेटी थी प्रभावती देवी गुप्ता, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल वुमेन रही है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो ये कालिदास का पीरियड था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस पर। अभी देखो हम कालिदास की कृतियों पर ध्यान देते हैं कि कालिदास की जो कृति थी, उनके जो लिटरेरी आर्ट वर्क था, वो देखो वो वर्क पोएम्स और ड्रामा यानी लिरिक्स एंड प्लेज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 4 पोएम्स लिखे, 4 लिरिक्स लिखे, और ड्रामा में 3 ड्रामा लिखे। तो लिरिक्स में या पोएम्स में उनके देखो कौन से फेमस है, मतलब जो 4 ही सबके सभी फेमस है। उसमें है ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम एंड रघुवंशम। ये 4 जो है ये पोएम्स है। और ड्रामा या फिर उसको हम प्ले बोलते हैं, नाटक बोलते हैं, उसमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वंशम एंड अभिजात शाकुंतलम ये फेमस है। तो ये 7 लिटरेरी वर्क है जो कालिदास के सेमिनल वर्क माने जाते हैं। अब इसको एक एक करके देखेंगे और हर एक की फीचर्स क्या है और उनकी खूबियां क्या है, एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू उनका इंपॉर्टेंस क्या है, देन वी विल मूव टू दैट एस्पेक्ट। ओके, so let's see the first work, ऋतु संहारा। अब ये देखो ये कालिदास का पहला आर्ट वर्क माना जाता है। कहा जाता है कि कालिदास ने ये 7 जो आर्ट वर्क लिखे, इसमें सबसे पहला लिखा ऋतु संहारा। उसके कुछ कारण भी है। अब ये ऋतु संहारा की थीम देखो, इसमें क्या है कि जो 6 सीजन है हमारे, 6 ऋतु है भारत में पाए जाते हैं, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है इसमें। और जो प्रेमी लोग होते हैं वो प्रेमी लोग के मूड्स होते हैं या फिर उनके जो श्रृंगारिक वर्णन होते हैं, एरोटिक वर्णन होते हैं, ठीक है, वो 6 सीजन से एसोसिएटेड है। लेकिन इस पे एक ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कालिदास का वर्क नहीं है, क्योंकि कालिदास की जो टिपिकल स्टाइल है बाकी 6 में दिखाई देती है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई देती। पर्टिकुलरली कालिदास के सबसे बड़े क्रिटिक जिन्होंने कालिदास के साहित्य के ऊपर जो समीक्षा लिखी है वो है मल्लिनाथ। लेकिन मल्लिनाथ ने 6 जो उनकी कलाकृतियां है ऋति संहारा छोड़ के उन पे लिखा है, लेकिन ऋति संहारा पे कुछ भी नहीं लिखा है। और जो क्रिटिक है ये इसी बात को पकड़कर मानते हैं
कि जबकि मल्लीनाथ ने इस पे टीका लिखी नहीं है, इसका मतलब ये ऋतुसंहार नॉट बिलोंग टू द कालिदास, वो कालिदास के नाम पे सिर्फ बताया जाता है। लेकिन एक और भी क्रिटिक है और कालिदास के बहुत उनके वर्क के बहुत गाढ़े अभ्यासक प्रोफेसर ए बी केत, तो ए बी केत ने कहा था कि ऋतुसंहार में जो भी स्टाइल है वो भी बीज रूपम में कालिदास की ही स्टाइल है, ठीक है। लेकिन जबकि कालिदास बाद में गुप्ता डायनेस्टी में ये थे, काम कर रहे थे, उनके कोर्ट में थे, तो बाद में वो राजा के प्रभाव में आकर उन्होंने बाकी का कुछ लिखा है और फिर उनकी कला जो है वो उत्तर उत्तर डेवलप होती गई है। तो ऋतुसंहारम जो है वो भी कालिदास का ही वर्क है और वो भी कालिदास का पहला वर्क है। सो यूपीएससी there is a highly greater chances that the UPSC may ask you on the of the कालिदासा's work, तो वो पूछ सकती है कि कालिदास का पहला वर्क को किसे माना जाता है, ठीक है, वो है ऋतुसंहार, ठीक है। देखो कालिदास ही हमने क्यों चुना आज या फिर उस पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, द रीजन इज दैट कि बहुत सारे नाटककार हुए, लेकिन कालिदास का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर कालिदास की जो कलाकृतियां है उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। अभी उन्हें श्रेष्ठ क्यों माना जाता है हम लास्ट के स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन देखो कि विलियम जोन्स जो थे, सर विलियम जोन्स, उन्होंने कहा था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और ही कंपेयर द कालिदास विद द शेक्सपियर, और बहुत अर्थों में वह सही है, ठीक है। इसीलिए जब भी कुछ कालिदास पे क्वेश्चन आएगा, 2 बार सवाल आ चुका है, तो वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल से आया है। एक बार उनका टाइम पीरियड पूछा था कि किसको कंटेम्प्रेरी थे, और सेकंड टाइम जो पूछा था अब आएगा कि मालविकाग्निमित्रम पे पूछा था कि उसकी स्टोरी लाइन जो है वो क्या है, मालविकाग्निमित्रम की, अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है, ठीक है। अब जो आएगा वो थोड़ा डिटेल वर्क भी आ सकता है कि उनका पहला कौन सा नाटक है, तो या फिर जो भी उनका आर्ट फॉर्म है उसके फीचर्स क्या है वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले उनके फीचर्स पे या फिर उनके अगले आर्ट वर्क पे, जो है मेघदूतम यानी क्लाउड मैसेंजर। अब मेघदूतम जो है कालिदास का मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, सबसे ज्यादा सराहना, सबसे ज्यादा अगर स्तुति किसके पक्ष में आई है तो वो मेघदूतम है, ठीक है। अब मेघदूतम की कथा क्या है, मेघदूतम की कथा ये है कि कुबेर जो था, किंग कुबेरा जो था, जो उसे गॉड ऑफ वेल्थ माना जाता है, उनका सेवक यक्ष, ये यक्ष किसी काम में भूल हो जाती है और फिर कुबेर उसको एक शासन करते हैं और कहते हैं कि तो एक साल अपना जो शहर है अलकापुरी, अलका जो कि हिमालय में माना जाता है उसका स्थान, ठीक है, जो कि अलकापुरी, जहाँ पे हमें पता है कि गंगा के उगम स्थान से ये स्थान रिलेटेड है, वहां तू नहीं जा सकता। और उनकी ये यक्ष की पत्नी जो है यक्षी, वो वहां पे रहती है, तो एक साल वो उससे दूर रहता है और बीच में इतना विरह व्याकुल होता है उसके प्रेम में कि जो भी क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वो क्लाउड्स को मैसेज दे देता है कि मेरी प्रियतमा वहां पे, उसको जाके तू मैसेज दे। और ये जो है उसी को ही मेघदूतम या फिर द क्लाउड मैसेंजर कहा, ये पूरा विरह वर्णन है, ठीक है। देखो कि संदेश काव्य, संस्कृत में संदेश काव्य की शुरुआत कालिदास से होती है और वो मेघदूतम से होती है, मतलब जाके अपने प्रेयसी को मैसेज दे दो। तो ये थ्रू आउट हिस्ट्री संस्कृत नाट्य है, नॉन संस्कृत नाट्य है, आजकल के मूवीज भी है। हमने देखा कि मैंने प्यार किया मूवी जिसमें सलमान खान कबूतर को ये करते हैं, या फिर वो जो एक्ट्रेस होती है वो कबूतर के जरिए चिट्ठियां भेजती है। तो ये संदेश काव्य जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत और इसके पायोनियर थे कालिदास, और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है मेघदूत से, मतलब संस्कृत नाट्य में मेघदूत से मिलता है, ठीक है। अब ये मेघदूत में जिस प्रदेश का वर्णन किया गया है वह रामटेक का एरिया है, जो कि नियर दी नागपुर है, ठीक है। उसी का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूतम में किया है, ठीक है। अब ये देखो अगला जो वर्क है, इसका तीसरा काव्य जो है वो है कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। अब कुमार संभवम का मतलब होता है कि बर्थ ऑफ कुमार का जन्म, ठीक है। ये जो स्टोरी है, ये जो कथा है, या फिर इसको जो पोएटिक वर्स में गाया है कालिदास ने, तो वो शिवा और पार्वती की कथा है। और शिवा और पार्वती की कथा ये है कि इसकी स्टोरी लाइन द डेप्यूटेशन ऑफ द कामदेवा, कि जब शिव तपश्चर्या कर रहे थे तब कामदेव हमें पता है कि उनकी तपश्चर्या भंग करने आए और गुस्से में आकर रुद्र रूप धारण करके शिव ने क्या किया, कामदेव को भस्म किया। फिर ये जो थी पार्वती जो थी, ठीक है, और फिर पार्वती की और शिवा की लव स्टोरी दिखाई है। उनके पिता दक्ष जो उनकी शादी के खिलाफ थे, फिर वो जाके कहीं तो मानते हैं और पार्वती तब करके शिव को हासिल कर लेती है, ठीक है। एंड देन
वही है कि उनका जो पुत्र है, ठीक है, उनको पहला पुत्र जो होता है, जो हम कहते हैं कार्तिक स्वामी भी उसको हम बोलते हैं, या ठीक है, या फिर कुमारा, तो वो कुमारा क्या करता है बाद में जाके तारकासुर का वध करता है। ये सभी रेफरेंसेस जो है वो इसमें आए हैं। अब ये है कि मतलब कुछ नाट्य धर्मियों का मानना ये है कि दिस इज मतलब इसमें 9 अंक है, ठीक है। 9 अंक में पहले 8 अंक ही कालिदास ने लिखे हैं, और ये ट्रू भी है। बहुत लोगों ने इसे माना है, टीकाकारों ने या क्रिटिक्स ने, कि 8 अंक ही कालिदास ने लिखे हैं। कुमार का जन्म जो है, बर्थ ऑफ द कुमारा, और बाद में तारकासुर का वध, ये जो है वो किसी और ही ऑथर ने कालिदास में उसका 9वां अंक डाला है। अब उसका रीजन है, कहते हैं कि कालिदास की मृत्यु जो थी, उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास की मृत्यु हो गई होगी शायद 8वां अंक लिखने के बाद, क्योंकि कुमार का जन्म, जब भी नाटक का नाम कुमार संभवा है, लेकिन कालिदास ने कुमार के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि 8वें अंक तक ही कालिदास रुके हैं। कुछ कहते हैं कि कालिदास ने जानबूझकर वो अंक छोड़ दिया था, ताकि उसमें एक संभावना है, कुमार संभवम, जब भी शिव पार्वती का मिलन हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तब कुमार का जन्म जो है उनमें अनुस्यूत है, इसलिए कालिदास ने ही ये बात को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, बाद में किसी ऑथर ने इसको कंप्लीट करने के लिए जो काम कालिदास ने छोड़ा था, उसका 9वां अंक लिखा है, जिसमें कुमार की यानी कार्तिक की और तारकासुर की वध की कहानी है, ठीक है। तो ये भी कुमार संभव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। उसके बाद जो चौथी पोएम थी उनकी, वो थी रघुवंशम, यानी हिस्ट्री ऑफ द रघु डायनेस्टी। रघु डायनेस्टी मतलब देखो कि प्रभु रामचंद्र जो थे, प्रभु रामचंद्र का जो वंश था, जिसे रघुवंश कहा जाता है, ठीक है, उसकी कहानी है इसमें। और उनके शुरू के राजा माना जाते हैं दिलीपा। दिलीपा के बेटे थे रघु। रघु का इतना पराक्रमी था कि उसी के नाम पर उसको रघुवंश कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं रामा रघुनंदना, ठीक है, रघुकुल रीत जो है, वो शब्द जो है वो यहाँ से आया है। अब रघु जो थे उसके फाउंडर नहीं है, फाउंडर कौन है? दिलीपा है। यहाँ पे यूपीएससी क्लिक कर सकती है, देखो, ठीक है। तो क्योंकि अब राम मंदिर भी चर्चा में है, उसका निर्माण भी चर्चा में है, तो हो सकता है इस नाटक पे या फिर इस पोएम पे कुछ आ सके। तो देखो, उसका फाउंडर था दिलीपा राजा, उनके बेटे थे रघु, रघु का बेटे थे अज, अज के बेटे थे दशरथ, और दशरथ के बेटे थे राम, और राम की कथा हमें पता है, फिर उनके बेटे थे लवकुश। ये पूरा एक ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन, जो इलिस्ट्रेटिव अकाउंट आया है, वो रघुवंशम में आया है, ठीक है। अब रघुवंशम में हर एक राजा जो मतलब दिलीपा, रघु, हर एक की कथा दी है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस है इंदुमती और राजा अज की प्रेम कथा। इंदुमती जो थी बहुत से राजाओं को रिजेक्ट कर चुकी थी, और जब भी अज राजा आते हैं, ठीक है, तो अज राजा अपने सिंहासन पर चढ़ते हैं, बैठते हैं, ये जो वर्णन कालिदास ने किया है वो अप्रतिम है। उसको एक सिंह की उपमा दी है, कि जैसे पर्वत पर सिंह एक चट्टान से अगले चट्टान से चट्टान पे छलांग लगाकर पर्वत के शिखर पर पहुंचता है, उसी तरह राजा जब एक पायदान से सोपान से अगले सोपान पे पैर रखकर बाद में सिंहासन पर विराजमान होता है। वो जो वर्णन है इतना अप्रतिम है कि उसी वर्णन को मतलब इंदुमती उनके प्यार में पागल हो जाती है राजा अज के। तो यही वर्णन है कि राजा अज का वहां पे जाके बैठना, और उनकी सहेलियां जो है, उनकी सहेलियां उनका मजाक उड़ाती है उस बात को लेकर। तो ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। और बाद में राम की भी कथा है, लवकुश की भी कथा है, ठीक है। अब जाहिर है कि वो वाल्मीकि के जो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि है, उनकी जो रामायण है उनसे ली हुई आगे की कथा है, ठीक है। कहा जाता है कि रघुवंशम जो कविता है कालिदास का मोस्ट मैच्योर पोएटिक वर्क है। अब देखो, जिस क्रम में मैंने ये सब बताया है, द क्रम माना जाता है कि कालिदास ने इसी क्रम में इन सभी कविताओं की रचना की है। मतलब शुरुआत जो थी उनकी, वो ऋतु संहारा से थी, उसके बाद मेघदूत आया, देन कुमार संभवा, एंड देन लास्ट में रघुवंशम। तो कहा जाता है कि कालिदास की जो प्रतिभा है, तो आपको ऋतु संहारा से जो शुरू होती है, जो एक नए पोएट थे, ठीक है, तो वो इमैच्योर थे, और फाइनल मैच्योरिटी उनकी पोएट्री में आई है, वो थे रघुवंशम, ठीक है। उनके फीचर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं हम ड्रामास की ओर। ड्रामास में पहला ड्रामा लिखा है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम किसकी लव स्टोरी है? ये लव स्टोरी है अग्निमित्र की। अग्निमित्र विदिशा के राजा थे और पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। शुंग डायनेस्टी हमें पता है हिस्ट्री में। एंड मालविका जो थी, मालविका विदर्भा के जो राजा थे, ठीक है, उनकी बहन थी। तो मालविका
यहाँ पे नौकर बन के आती है, दासी बन के आती है, अग्निमित्र उनके प्रेम में अपना दिल खो बैठते, ये कथा है उनकी। ठीक है, तो इसी कथा में मालविकाग्निमित्रम में, ड्रामा में, शुंगा डायनेस्टी का इंडो ग्रीक यानी इनको यवन बोला जाता था, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका वर्णन भी आता है। ठीक है, और इसमें देखो कि एक अलग फीचर ये है कि एक इसमें सूत्रधार है, वो मास्टरमाइंड है कि पूरी कहानी वही चलाता है, मतलब मैसेंजर है। अभी उसका नाम था विदूषक। विदूषक यानी कॉमेडियन। देखो आज भी मूवीज में, साउथ इंडियन पर्टिकुलरली मूवीज में, हीरो के साथ ही कॉमेडियन लिया जाता है। वो परंपरा जो थी वो शुरू की थी कालिदासन ने। ठीक है, अब देखो क्या है कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो अग्निमित्र है, उसका जो एक विदूषक होता है, विदूषक मुझे लगता है गौतम नाम था उनका। ठीक है, वो क्या करता है, पूरे मैसेजेस और अग्निमित्र और मालविका को मिलाने में वो लगा रहता है। ठीक है, और फिर कॉमेडी है उसकी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। और यहाँ पे यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग ने, आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य खत्म, मतलब राजा की हत्या करके, धनानंद की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर आए थे। ठीक है, उनके बेटे की लव स्टोरी यहाँ पे। अब देखो यूपीएससी ने बड़ी खूबी से सवाल पूछा है, जानबूझकर कालिदास का नाम नहीं लिया है, जानबूझकर मालविकाग्निमित्रम का भी ज्यादा इलाबोरेटिव नाम नहीं लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अग्निमित्र और मालविका का इलाबोरेटिव डिस्क्रिप्शन कुछ भी दिया नहीं लव स्टोरी का। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि उनकी लव स्टोरी कहाँ पे आती है, आ रहा है समझ में। तो ये था मालविकाग्निमित्रम। देखो, तो 2 बार यूपीएससी ने मतलब कालिदास के ऊपर पूछा है। एक बार कालिदास का सीधा सीधा नाम लिया है 2020 में, और 2016 में कालिदास का कोई नाम नहीं लिया, खाली पूछा है कि ये स्टोरी किसकी है, और आपको कंफ्यूज किया है, मतलब स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, उसके बाद मेघदूता, रत्नावली, उसके अलग अलग ऑथर है, तो आपको कंफ्यूज किया है कि किसकी स्टोरी थी। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था मालविकाग्निमित्र। अब हम जाते हैं उनकी अगली कथा, अगला ड्रामा, विक्रमो उर्वशीयम। ठीक है, अब विक्रमो उर्वशीय मतलब जो पुरुरवा राजा था, और पुरुरवा राजा और उसकी प्रेम कथा या प्रेम उसका जुड़ता है अप्सरा उर्वशी से। अब हमें पता है कि उर्वशी इंद्र की अप्सरा है, जैसे कि रंभा, उर्वशी, मेनका, उनमें उर्वशी जो है वो काफी सुंदर मानी जाती है। और कहते हैं स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि पुरुरवा राजा हेल्प इंद्रा टू फाइट द बैटल अगेंस्ट द डेमन्स एंड इंद्रा वॉन। और उसी टाइम पुरुरवा जो राजा होता है वो उर्वशी के प्रेम में जाता है। लेकिन आपको तो पता है कि लव स्टोरी बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड, उसमें कुछ ट्विस्ट तो आएंगे ही, ऐसे ही कुछ ट्विस्ट भी इसमें आते हैं। और स्टिल यही ट्विस्ट होते हैं कि लेकिन उनको शादी करने के लिए, साथ में रहने के लिए परमिशन किसकी चाहिए होती है, इंद्र की परमिशन चाहिए होती है। तो इसमें बहुत से सारे हर्डल्स आते हैं, बाद में इंद्र उन्हें परमिशन देते हैं और इंद्र की कृपा से दोनों शादी करते हैं। लेकिन फिर कुछ ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि उर्वशी देवता थी, और ये जो पुरुरवा राजा थे वो इंसान थे, मनुष्य थे, तो पुरुरवा राजा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर इंद्र की कृपा से बाद में उनको आशीर्वाद मिलता है, उसको जीवित करते हैं और फिर वो साथ में रहने लगते हैं। ठीक है, दैट इज द थीम, वेरी ब्यूटीफुल थीम ऑफ द विक्रमा वर्षियम। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्रिटिक्स ने बहुत कुछ लिखा है कि इसका श्रृंगार रस जो है, ठीक है, वो इसकी खासियत है, और कैरेक्टर बहुत कम है इसमें, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। ठीक है, और अगली जो थीम है, ये अगला जो नाटक है, जो लास्ट का नाटक माना जाता है इसका कालिदास का, वो है अभिजात शाकुंतलम। ठीक है, इट इज आल्सो ए मास्टरपीस। ओके, अभिजात शाकुंतलम की जो थीम है वो शकुंतला की, वो महाभारत से ली गई। अब जो पुरुरवा राजा की कथा थी, उसका सोर्स जो था, उससे पहले उर्वशी की कथा, उसका सोर्स था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था, या फिर उसका ऋग्वेद में भी ये स्टोरी बताई गई थी। लेकिन अब ये जो स्टोरी है अभिजात शाकुंतलम, ठीक है, ये शकुंतला और ये किंग दुष्यंता की प्रेम कथी जो उपाख्यान है महाभारत में, वहां से ली गई है। ठीक है, और शकुंतला और दुष्यंता, शकुंतला जो थी वो एक साधु की पुत्री रहती है, ठीक है, कण्व ऋषि की। तो कण्व ऋषि जब शकुंतला को विदा करते फाइनली किंग दुष्यंता के पास, तो उतना इमोशनल सीन जो है, जो वर्ड से, या फिर कण्व ऋषि अपने पिता, एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, ठीक है, जो विदाई का सीन है, उसके जो डायलॉग्स है, उसमें जो इमोशंस कालिदास ने कहते हैं डिपिक्ट किए हैं,
इतने सुंदर है कि अनपैरेलल वर्क माना जाता है इसमें, ये मास्टरपीस माना जाता है। और ये जब जर्मन में ट्रांसलेट हुआ था तो जर्मन साहित्यिक गटे हमें पता है, ठीक है, जब म्यूजिशियन भी थे गटे, बहुत बड़े साहित्यिक माना जाता है यूरोप में उनको। जब उन्होंने अभिजात शाकुंतलम पढ़ा तो कहते वो गदगद हो गए, ठीक है, उनके आंख से आंसू आने लगे। और उन्होंने, गटे ने इसकी स्तुति में, अभिजात शाकुंतलम की स्तुति में एक कविता लिखी है। तो इतना मतलब क्रिटिकली एक्लेम्ड ये माना जाता है अभिजात शाकुंतलम, ठीक है। तो मतलब स्टोरी लाइन जो थी बहुत ही ड्रामेटिक है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप स्लाइड से उसको ये पढ़ सकते हैं कि कैसे दुष्यंत राशा उससे मिलते हैं, बाद में भूल जाते हैं, और फिर उनको एक अंगूठी के जरिए उनकी याद आती है, ठीक है, और फिर वो उनसे शादी करते हैं, ठीक है। ये कथा है। तो ये जो 7 आर्ट वर्क जो कालिदासा के सबसे फेमस माने। अब हम देखेंगे कि व्हाई द कालिदासा वाज सो ग्रेट, इसको जीनियस क्यों माना जाता है, मतलब बहुत सारे लोग हुए ना इतने, तो व्हाई द कालिदासा वाज ग्रेट। तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम क्रिटिकली एक्लेम उनके ये 7 आर्ट वर्क को करते हैं तो हमें पता चलता है कि देखो कालिदास जो थे, कम से कम शब्द में, he was very crisp person, he was very precise, he was very choosy to in selection the words, और बहुत ही कम शब्द में ज्यादा आशय बोलने की क्षमता कालिदास में है। कालिदास पालाड़िक नहीं है, ठीक है, आपको बोर नहीं करते हैं। जैसे कि आप बहुभूति और बाना, इनके जो नाटक देखेंगे, इनके आर्ट वर्क जो देखेंगे, बाण भट्टा का हर्षचरितमानस, तो उसमें बहुत से इलेबोरेटिव वर्क है। कालिदास ये नहीं करते। कालिदास क्या करते हैं कि बहुत से कम शब्द इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ही अलो द मतलब रीडर टू पार्टिसिपेट इनटू द इमेजिनेशन। रीडर भी सोचने लगता है कि कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है, और इससे कहानी में रंग भरते हैं। उसके बाद कालिदास को जो मतलब जो नवरस हमें पता है, नवरस, करुण रस, प्रेम रस, एक रुद्र रस, ऐसे नवरस जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताया है, वो नवरस में से जो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्रृंगार रस, ठीक है, प्रेम रस जो, या फिर प्रेम भावना, काम भावना का जो रस होता है, ठीक है, कालिदास उसमें इतने माहिर थे, इतने मास्टर थे कि कहता है कि उनका वो मास्टरी जो है वो अनपैरेलल है, ठीक है। और उनके तीनों के तीनों नाटक, बाद में जो मैंने मालविकाग्निमित्रम वगैरह जो नाटक है, उनके तीनों नाटक और 2 कविताएं, कुमार संभव और मेघदूता में, इसमें ये श्रृंगार रसा जो है वो प्रधान रस है, और इसका वर्णन अप्रतिम है, इसका यूज जो है अप्रतिम है, ठीक है। और उसके बाद जो है कालिदासा की एक और खूबी थी, उनका यूज ऑफ द वेरी स्वीट एंड पोएटिक लैंग्वेज है, मतलब दिल रिझाने वाली लैंग्वेज जो बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि आमतौर पर प्रेमी बोलते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कालिदास करते थे। कालिदास बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे। और विदर्भ, महाराष्ट्र में जो भी आप में से जो महाराष्ट्र में से बिलोंग करते हैं, जो वो विदर्भ रीजन पता है, वहाँ की लैंग्वेज है, नागपुर या आजू बाजू के प्रदेश की लैंग्वेज, विदर्भीय भाषा बोलते हैं, वो बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा है, ठीक है, और वही परंपरा, ठीक है, कालिदास से चलती आई। तो आज भी विदर्भ के लोग जो बोलते समय बहुत ही शांत आवाज में और बहुत ही प्यारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये जो है कालिदास की खूबी है। उसके बाद प्राचीन साहित्य में जो समास होते थे, मतलब एक इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स और सीन का वर्णन जो होता था, उसका उपयोग कालिदास ने बहुत लिमिटेड तौर पे किया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है बोर हो जाता है, राइट। तो फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्लीजेंटनेस जो है वो कालिदास के काव्य में आपको दिखेगा, और फिर एम्बिग्यूटी और आर्टिफिशियलिटी कहीं पर भी नहीं है। रीडर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो कालिदास महान इसलिए थे, ओके, कि इसलिए नहीं, मतलब हमें लगता है कि कुछ बड़े बड़े संस्कृत वर्ड लिखे होंगे, कि बड़े बड़े पोएम्स होंगे उनके, ठीक है, जैसे कि हम आमतौर पर संगीत नाटक की जो इमेज हमारे सामने आती है उससे हमें लगता है, ठीक है, लेकिन नहीं, कालिदास बिल्कुल वो ना होने की वजह से ही तो कालिदास फेमस थे उस टाइम पे, और आज भी, ठीक है, वही, क्योंकि रीडर को वो भाते हैं ज्यादा, ठीक है। डायलॉग्स जो है कालिदास ने मतलब जो भी ये किया है डायलॉग, जैसे कि बहुत ही ऑब्वियस है, उस सीन में वही डायलॉग होना चाहिए था, ऑब्वियस है, ब्यूटीफुल है एंड एट ईज है। जो पात्र जो डायलॉग बोलते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं, उनका जो नेचर होता है, मतलब कोई इलिटरेट है तो इलिटरेट तरीके से ही बोलेगा, ठीक है। कालिदास ने जानबूझकर उसके मुख में ऐसी कोई भाषा नहीं डाली है जिससे वो लगे ना कि वो उसकी लैंग्वेज है। आमतौर पर आर्ट में ये मिस्टेक हो जाती है, कालिदास ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसका हम यमक वर्ड बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स, उसका इस्तेमाल भी कालिदास ने क्या किया है, बहुत ही कम तौर पर किया है, और जहां जरूरत है, जहां पे स्पॉन्टेनियसली आता है, वहीं पर किया है। ठीक है। अब देखो कि राइमिंग वर्ड ढूंढने के चक्कर में क्या होता है, कभी अगला वर्ड डालने में ऐसा कुछ वर्ड डालते हैं तो मैच तो होता है, लेकिन काव्य के टेस्ट जो है, कुमारी जो, वो चली जाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान राइम जुटाने पर ही जाता है। और इसीलिए कालिदास ने क्या किया था, राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल बहुत ही कम तौर पर किया है। एंड देन जहां पे भी वहां पे बिल्कुल वो स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल वो स्वाभाविक है। और उसके बाद श्लेषालंकार होता है। श्लेषालंकार मतलब डबल मीनिंग वर्ड। ठीक है, मतलब जो टैलेंट लोगों को ही समझ में आएंगे, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल जोक। ठीक है, बुद्धिमान लोगों को ही समझ में आते हैं। ठीक है, कालिदास ने ये कोर्ट पोएट होकर भी श्लेषा अलंकार या फिर डबल मीनिंग वर्ड या फिर इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज उसने कम ही कम, मतलब बहुत ही कम तौर पर यूज की है, ताकि रीडर को या फिर जो ऑब्जर्वर है, जो पढ़ने वाला है, उसको वो क्या लगे, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल हो। डायरेक्ट लैंग्वेज का ही कालिदास जो, और फ्लुएंट लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कैरेक्टर के जो नाम रखे हैं, उन्होंने पर्पसफुल नाम रखे, जैसे कि उमा, रघु, रामा, और उनका नाम और उनका काम जो था, उनका वर्क जो था, उनकी जो एक्शन जो थी, वो बिल्कुल मैच हो जाते। आ रहा है समझ में? अभी देखो कि कालिदास जो थे कि वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे नेचर के, सीन के बहुत कीन ऑब्जर्वर थे, या फिर हमारा बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, हमारे जो भाव होते हैं, उसके वो बहुत कीन ऑब्जर्वर थे। और वो क्या करते थे कि शब्दों के जरिए उसको एज इट इज, मतलब आपको खाली पढ़ के उस पूरा सीन आपके नजर के सामने आएगा। ये जो खूबी थी कालिदास की, ठीक है, वो खूबी उनकी अनपैरेलल मानी जाती है, इसीलिए वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी रीजंस है, जैसे कि उनका इलिस्ट्रेशन था, वो बहुत ही एक्यूरेट हुआ करता था। एक भी आपको एक भी वर्ड उनके श्लोक में, एक भी लाइन ऐसे मतलब क्रिटिक्स कहते हैं कि अननेसेसरी नहीं है, अनवांटेड नहीं है, कि नहीं दिया होता तो भी चलता, या फिर यहाँ पे बहुत खींचा है, ये बिल्कुल नहीं है। राइट। अभी देखो कि मेटाफोर, जो उपमा वो यूज करते थे, वो भी बहुत डाइवर्स होती थी। कॉमेट से लेकर फ्लावर तक उन्होंने सारी उपमाओं का इस्तेमाल किया है। और उसमें देखो ग्रामर का यूज किया है, फिलोसॉफी का यूज किया है, पॉलिटिक्स का यूज किया है, मेडिकल साइंस का यूज किया है। आ रहा है समझ में? देन कुछ उनके मेटाफोर्स जो होते थे एब्स्ट्रैक्ट भी होते थे, अमूर्त थे, कुछ उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आते थे, जो लाइफ जीते थे हम, वो जो खुद जीते थे उससे वो कुछ आए हैं। ठीक है, जैसे कि मेघदूतम में उन्होंने जो वर्णन किया है, जो जो ऊपर से नीचे का सीन है, तो उसमें जो नर्मदा नदी फ्लो होती है, तो हाथी के, जिस हाथी का जो पीठ है वो कलर से रंगी हो और उस पर पानी फेंका हो, और जब बाद में जो पूरा पानी नीचे आएगा, उसकी उपमा दी है। इतना माइन्यूट जो था कालिदास का वर्णन है। और एंडिंग क्लाइमैक्स उसमें तो वो ही वाज एक्सेप्शनल, ही वाज अ जीनियस। ठीक है, क्योंकि जैसे कि तुम देखो कि मालविकाग्निमित्रम और मेघदूतम की जो स्टोरी मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम में आप देखोगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्न लेती है स्टोरी, बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमैक्स या एंडिंग को कैसे उन्होंने सुलझाया है, ये देखने पढ़ने लायक है। वुमन कैरेक्टर जो भी मतलब उनका लिखावट है, वो उसकी भी बहुत सराहना हुई है। टोटल उन्होंने बहुत सारे वुमन कैरेक्टर्स पे लिखा है, लेकिन 13 कैरेक्टर है, 13 कैरेक्टर वुमन्स में उनके मेजर माने जाते हैं। और मोस्टली वो एंगर कैरेक्टर है। ठीक है, अट्रैक्शन टू द एंगर कैरेक्टर। तो यहाँ से उनके नेचर विविड थे, कुछ जेलिस है, कुछ स्वाभिमानी है, ठीक है, कुछ इमोशनल है, कुछ स्टूपिड है, कुछ कॉमेडी है, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका हाई दिखाया जाता है। लेकिन उनकी सभी के सभी जो वुमन पात्र है, प्रमुख वुमन पात्र है, ठीक है, वो वेरी लविंग है, जिनसे भी वो प्यार करती है। ठीक है, फ्रेंडशिप हो, पिता पुत्री का प्यार हो, हस्बैंड वाइफ का लव, या फिर प्रेमी का प्यार हो, वो सारी की सारी वुमन काफी लविंग दिखाई है। उसके बाद मोस्टली वो आर्टिस्टिक है, उन्हें कुछ ना कुछ कला आती है। एंड देन सभी की सभी जो है वो नेचर लवर है, मतलब कहीं अपने बगीचा में फूलों को या फिर पेड़ पौधों को पानी देगी, फूलों से प्यार करेगी, उनका केयर करेगी, लाइक दैट। कालिदास के एकंदरिक पूरा जो है मतलब नाटक है या फिर उनके पोएम्स से ऐसा लगता है कि उस टाइम के लोग जो है वो फ्लावर्स लवर थे, उनको फूल बहुत पसंद थे। ठीक है, और ये देखो कि मेघदूता में इमेजिनेटिव जो इलस्ट्रेशन दिया है कालिदास ने, वो भी काफी मतलब हैरान करने वाला है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जो मेघ है, वो मेघ बोलता है ना, तो मेघ उसको नीचे जो जो दिखाई देता है उसका वर्णन करता है, जैसे वो नीचे आता है, ऊपर जाता है। तो
जैसे आजकल देखो कि हम प्लेन में बैठते हैं और प्लेन में बैठने के बाद लोगों को जो एक्सपीरियंस आता है हूबहू वैसा ही एक्सपीरियंस का कालिदास ने वर्णन किया है। अब इमेजिन करो उस टाइम के एरोप्लेन नहीं थे, कालिदास उड़कर तो गए नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि कालिदास कहते थे कि जो मेघ एक समय पे बोलता है कि जैसे कि पृथ्वी मेरी तरफ कोई फेंक रहा है। देखो जब भी प्लेन नीचे आता है तब हम नीचे जा रहे हैं ऐसा एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है कि पृथ्वी हमारी तरफ आ रही है। ये जो वर्णन था कालिदास का रिलेटिव वर्णन, ठीक है, ये मतलब इस पर भी जो समीक्षक है उन्होंने सराहना की, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द कॉमेडी आपको कालिदास के नाटक में जरूर दिखेगी, ठीक है। कि जो विदूषक थे, विदूषक क्या करते थे, कॉमेडी करते थे। जैसे कि गौतम मालविकाग्निमित्रम में है, विक्रम वंशम में मानवा का है, और मांडव्य जो है वो अभिजात शाकुंतलम में है। वो स्टूपिड दिखाए है, जोक किए हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से मतलब ये है कि जिसकी वजह से आज भी जो लोग और जो आर्ट के जानकार है वो कालिदास के आर्ट के दीवाने हैं, उनको मास्टर और जीनियस मानते हैं, ठीक है। और लेकिन ये बात है का टारगेट ऑडियंस जो था वो मासेस नहीं था। कालिदास जो थे वो राज दरबार में काम करते थे, राजकवि थे, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो कैसा था, पूरे एलिट लोग थे, रूलर्स थे, पंडित थे। तो उनको जो विनोद, जो भी कॉमेडी रिझेगी वही वो देते थे, ठीक है। मासेस की कॉमेडी, उनके डबल मीनिंग वाले वर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। कुछ लोगों ने कालिदास के वर्क को भी क्रिटिसाइज किया है, कौन सा भी वर्क विदाउट क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। तो वैसे ये खामियां कि कुछ लोगों ने कहा है कि कालिदास ने जो अपने आर्ट वर्क जो पूरा पोएम्स एंड ड्रामा लिखे उस सारे उसमें या तो कॉमेडी है, ठीक है, या तो रोमांस है, लेकिन ट्रेजेडी कालिदास ने लिखी नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है आपको। कालिदास के जो 7 वर्क है उसमें ट्रेजेडी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि जैसे शेक्सपियर ने काफी वेस्ट में लिखी थी, यहाँ पे आपको ट्रेजेडी देखने को नहीं मिलेंगी। इंडियन ऑडियंस यूजुअली कॉमेडी एंडिंग या फिर वी कैन से हैप्पी एंडिंग देखना क्यों पसंद करते हैं, उसकी हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि बहुत सारे वर्क जो अदर वर्क भी है अदर ऑथर के, वहां पर भी ट्रेजेडी ज्यादा लिखी नहीं है, ठीक है। और एक बात क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो खलनायक पात्र है, विलन का जो पात्र है, कालिदास उनको अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कालिदास की मास्टरी श्रृंगार रस पर ही थी, लेकिन रौद्र भयान भीषण रूप जो है कालिदास ने दिखाया नहीं विलन का, ठीक है। ये उनकी खामी मानी जाती है। दूसरी और एक खामी मानी जाती है कि कालिदास ने जो आम जनता का दुख था, आम जनता के जो कैरेक्टर थे, मासेस थे, ठीक है, उनका दुख यहाँ पे ज्यादा रखा नहीं है। और उनके दुख के लिए जैसे कि उनका कर्मफल या फिर दैववाद यही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कालिदास आखिर दरबारी कवि थे, तो उनके सामने जो था उन्होंने वो लिखा, ठीक है, रहने दो। लेकिन सबल्टन व्यू जो है कालिदास के वर्क की जो क्रिटिक्स करते हैं वो कहते थे कि आम जनता के लोगों का दुख उसमें कालिदास ने हाईलाइट नहीं किया है। कालिदास वाज मोर कंसर्न अबाउट द इलाइट ऑडियंस, एलिट ऑडियंस। आ रहा है समझ में? तो ये जो है देखो कि कालिदास की कलाकृतियां जो है, ठीक है, उसके बारे में हमने काफी कुछ जानकारी ली है, कुछ पुराने सवाल भी देखे हैं, ठीक है, कुछ नए भी आ सकते हैं। इससे भी आप ये मटेरियल इस्तेमाल करके नए सवाल क्या आ सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब भी कुछ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, और मैं इस पे कुछ प्रश्न भी बनाऊंगा। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की वीडियो। ओके, थैंक यू।